दोस्तों, हमारी कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि सौम्या के जूस में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देता है। सौम्या के सभी अपने उसे तड़पता छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सौम्या ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरी जिंदगी एक ही रात में इस तरह उजड़ जाएगी। सौम्या के साथ बीती रात जो कुछ हुआ उसका सदमा शायद वो बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन उसके अपनों ने जो उसे घाव दिया था उसके चोट से शायद ही वह उभर पाएगी। अहम और उसके पिता ने तो उससे नाता ही तोड़ लिया था, लेकिन एक शख्स था जो अभी भी वहीं खड़ा था। वो थी निहारिका। निहारिका सौम्या को तड़पता देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। दीदी, अब रोने गाने से कोई काम नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हें अब अकेले ही अपने आप को संभालने की आदत डालनी होगी। निहारिका, तुमने किसी को कुछ समझाया क्यों नहीं? तुम तो मुझे जानती हो, मैंने अहम के अलावा कभी किसी को आंख उठाकर नहीं देखा, तो मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मुझे सच में याद नहीं। पापा से बात करो, वो अहम को समझाए कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सौम्या निहारिका के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इन सब से तो जैसे निहारिका को और भी मजा आ रहा था। मैं समझाऊं? मजाक समझी हो क्या दीदी? ये जो हुआ है ये कोई साधारण बात थोड़ी न है। निहारिका को इस तरह बात करते देख सौम्या और भी हैरान थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी और सामने खड़ी निहारिका उसका मजाक उड़ा रही थी। हाँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यह सुनते ही सौम्या अचंभे से निहारिका का चेहरा देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि निहारिका क्या कह रही है। क्या तुम जानती हो कि मेरे साथ क्या हुआ? बताओ ना मुझे। और तुमने सबके सामने कुछ क्यों नहीं बोला? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही सारा खेल खेला है तुम्हें फंसाने के लिए। आखिर तुम अकेले ही सब कुछ अच्छा पाने की हकदार हो। मैंने हमेशा अहम जैसे बड़े आदमी से शादी करने के ख्वाब देखे थे। मैं उससे नजदीकियां बढ़ा ही रही थी, तभी मुझे पता चला कि तुम उससे प्यार करती हो। मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, मगर वह तो मुझे घास तक नहीं डालता था। इस बार मैंने पूरी प्लानिंग के साथ गेम खेला है। अब वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। निहारिका ने एक एक करके अपनी सारी भड़ास सौम्या के सामने निकाल दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना गंदा खेल मेरी खुद की बहन ने मेरे साथ खेला है। तुम इतना गिर जाओगी, मैंने कभी भी न सोचा था। इतनी नफरत करती हो मुझसे। निहारिका चुपचाप उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। अब इतना नाटक करने का कुछ फायदा नहीं है। ये लो, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं ताकि तुम आगे अपनी लाइफ की शुरुआत कर पाओ। तुम जहन्नुम में चली जाओ, मगर हाँ, घर पे लौटने की भूल मत करना। ऐसा बोलकर निहारिका ने कुछ पैसे सौम्या के सामने फेंक कर वहाँ से जाने लगी तो सौम्या उसका पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। निहारिका, निहारिका। लेकिन नशे में चूर निहारिका ने सौम्या की एक न सुनी। वह बड़ी ही नजाकत से वहाँ से चली गई। दूसरी ओर रॉयल बिल्डर्स ग्रुप के ऑफिस में बिजनेस को बढ़ाने के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। रॉयल्स बिल्डर्स शहर के नामी बिल्डर्स में एक था। इसका मालिक विशाल 26-27 साल का एक नौजवान चार्मिंग पर्सनालिटी वाला लड़का था। सौम्या के मंगेतर अहम और रॉयल्स ग्रुप के मालिक विशाल हमेशा से ही एक दूसरे के विरोध में रहते थे। पिछले एक टेंडर रॉयल्स ग्रुप को मिलने के कारण अहम की कंपनी बहुत घाटे में जा रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सहयोगी रितेश ने विशाल को बताया, सर, कल रात आपको फंसाने के लिए अहम के ग्रुप वालों ने एक घटिया चाल चली थी। उन्होंने ही बेटर से आपको बेहोशी की दवा दिलाई थी और फिर नशे की हालत में आपको वो अपने होटल भी ले गए थे। आपको बदनाम करने के लिए उन्होंने एक लड़की को भी आपके कमरे में बुला रखा था। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेवकूफ, तुम्हें इतना सब कुछ पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? माफ करना सर, मुझे भी अभी अभी पता चला है ये सब। सर, क्या आप सच में उसी होटल से आ रहे हैं? वहाँ आपके साथ कोई लड़की भी थी? हाँ यार, ये क्या हो गया मुझसे? कौन थी वो लड़की? आखिर वो मुझे याद क्यों नहीं आ रही? अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी पता करो वो लड़की कौन थी। इससे पहले कि अहम उस लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे, खरीद लो उसे।
विशाल ने अपने असिस्टेंट रितेश को उस लड़की का पता लगाने के लिए भेज दिया। वक्त का पहिया धीरे धीरे चलता रहा। 8 साल के लंबे समय के बाद सौम्या दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी 6 साल की बेटी रोही के साथ अपनी अयोध्या की फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। रोही बहुत ही चंचल और शरारती थी, इसीलिए सौम्या भी उसके साथ उसी तरह की हो जाया करती थी। दोनों का रिश्ता बेस्ट फ्रेंड का था, इसीलिए रोही अपनी मम्मी को हमेशा नाम लेकर बुलाती थी। रोही, क्या तुम बादलों का सैर करने के लिए तैयार हो? यस मम्मा, यस। मैं ना अभी परी बन जाऊंगी। रोही आज पहली बार हवाई जहाज पर बैठ रही थी, इसीलिए कुछ दिनों से वह मोबाइल पर एरोप्लेन के बारे में ही देख रही थी। इस समय रोही के कौतूहल को देखकर सौम्या भी उसी में मस्त थी। वो अपने मन में चल रही चिंता की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती थी। रोही की पहली उड़ान बोरिंग न हो, इसीलिए सौम्या अपने अंदर की कसक को बाहर नहीं आने देना चाहती थी। रोही भले ही उम्र में 6 साल की थी, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड मम्मा को बहुत अच्छे से जानती थी। प्लेन आते ही, रोही, क्या आप प्लेन पर चढ़ने के लिए बेताब हो? यस मम्मा, मैं जल्दी ही बादलों की सैर करने वाली हूँ। ये सौम्या और रोही अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। रोही ने खिड़की से बाहर झांकती हुई अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा, इतना बड़ा प्लेन आखिर उड़ेगा कैसे? अभी आप अपनी विंडो से खुद ही देख लेना कैसे उड़ेगा। जैसे ही फ्लाइट ऊपर उठना चालू हुई, रोही की आंखें बड़ी होती गईं। वह इस समय केवल और केवल बाहर ही देखे जा रही थी। इधर फ्लाइट के उड़ते ही अयोध्या के बारे में सोचकर सौम्या उदास हो गई। कुछ ही समय में जब रोही की नजर सौम्या पर पड़ी तो क्या सोचा है आपने? क्या सोचा है का क्या मतलब? सौम्या ने रोही के सवाल को इग्नोर करने की कोशिश की। वह कभी भी यह नहीं समझ पाती थी कि रोही इतनी छोटी होने के बावजूद उसके चेहरे को कैसे पढ़ लेती थी। मम्मा यार, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगी, फिर क्यों छुपाती हो? हाँ मेरी छोटी फ्रेंड, मैं क्या ही छुपाऊंगी तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आँखों से। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अब बादल नहीं देखने क्या? सौम्या लगातार रोही का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोही इतनी जल्दी भटक जाने वालों में से नहीं थी। देख लिए मैंने बादल, अब तो तुम मुझे ये बताओ, पापा का क्या करना है? चुप कर पागल लड़की, बाहर तो देखो कितना ब्यूटीफुल नजारा है। बात मत काटो मम्मा, मुझे पूरी तरह पता है तुम पापा वाली बात को लेकर ही टेंशन में हो ना। पिछले कई दिनों से तुम इसी बारे में किसी से फोन पर बात करती थी, मैंने चुपके से सब सुन लिया है। बस भी कर नॉटी गर्ल, तुम इतनी छोटी हो पर बातें एकदम बड़े वाली करती हो। सौम्या रोही के सवाल से बेचैन हो उठी। जिस पारिवारिक फंक्शन में सौम्या जा रही थी, वहाँ बस सब रोही के पापा के बारे में सवाल करने वाले थे, जिसका सौम्या के पास कोई जवाब न था। इन सभी सवालों के जवाब खोजते खोजते सौम्या कब अपने सीट पर ही सो गई उसे पता भी न चला। नटखट रोही के दिमाग में बहुत दिनों से एक बड़ा ही अतरंगी प्लान चल रहा था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना प्लान शुरू कहाँ से करे। अपनी सीट पर बैठे बैठे वह अपने आप से ही बातें करना शुरू कर दी। मम्मा तो सो गई, मुझे प्यास भी लगी है, क्यों ना पानी लेने के बहाने इतने बड़े प्लेन की सैर भी कराऊं। रोही चुपके से अपनी मम्मा के सामने से निकल गई। वह पानी का ग्लास लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी फ्लाइट में अचानक से झटका लगने से उसका पानी का ग्लास सामने बैठे एक आदमी पर गिर गया। सूट बूट पहने वह आदमी रोही से कुछ कह पाता, इससे पहले ही रोही के मुंह से निकला, डैडी। आखिर क्यों कहा रोही ने एक अजनबी को अपना डैडी? क्या वह अनजान आदमी सच में रोही का पापा था, या इसके पीछे भी रोही की कोई नौटी हरकत थी? आखिर क्या रिश्ता था उस सूट बूट वाले आदमी और सौम्या का? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद।